नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम बात करेंगे केंद्रीय कैबिनेट के बड़े फैसलों की। मैं हूं निखिल सिंह और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और ये निर्णय रेल सेक्टर को गति देंगे, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को तेजी देंगे, रेल नेटवर्क का विकास होगा, वहीं स्पेस सेक्टर में निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा देंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये फैसले और मौजूदा समय में देश में स्पेस इकोनॉमी का आकार 70,000 करोड़ रुपए का है, जो वर्ष 2033 तक 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी बड़ा हो जाएगा। ऐसे निर्णय से स्पेस सेक्टर को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। जाहिर है रेल परियोजनाओं से ही नहीं बल्कि स्पेस सेक्टर के तेज विकास से भी बड़ी संख्या में नई नौकरियां भी पैदा होंगी। तो ये फैसले देश के आम नागरिकों को सीधे प्रभावित करेंगे और उनके जीवन को और सुलभ बनाएंगे। तो इस कार्यक्रम में हम आपको इन निर्णयों के बारे में बताएंगे और अपने विशेष मेहमानों से उस पर चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले इन निर्णयों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। कैबिनेट के पहले फैसले की बात करें तो उसके तहत अमरावती रेल लाइन को मंजूरी दी गई है। इसके लिए कृष्णा नदी पर एक रेल पुल भी बनाया जाएगा। दूसरे फैसले की बात करें तो उसके तहत उत्तरी बिहार के लिए 256 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी गई है। वहीं तीसरा फैसला स्पेस सेक्टर स्टार्टअप्स को लेकर है, जिसके तहत स्पेस स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल को मंजूरी दी गई है, वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी गई है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इन परियोजनाओं के बारे में और कैबिनेट के फैसलों के बारे में। दीपावली से ठीक पहले केंद्रीय कैबिनेट ने कई अहम फैसले किए हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने को मंजूरी दी गई है। 2245 करोड़ रुपए की लागत से कुल 57 किलोमीटर रेल नेटवर्क बनाया जाएगा, जिसमें कृष्णा नदी पर 3 किलोमीटर लंबा रेलवे पुल शामिल है। इस रेल नेटवर्क के जरिए अमरावती सीधे कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई जैसे बड़े शहरों से जुड़ जाएगी। इस प्रोजेक्ट के जरिए 19 लाख मानव दिवस का रोजगार भी पैदा होगा। This project is a very ambitious project. This will provide direct rail connectivity to Hyderabad, Chennai, Kolkata, Nagpur, and via Nagpur to Delhi and via Hyderabad to Mumbai. Direct connectivity to practically all the metros will get connected to Amravati. एक अन्य अहम फैसले में उत्तर बिहार के 256 किलोमीटर रेलवे लाइन के दोहरीकरण का भी फैसला किया गया है, जिसमें नेपाल के सीमावर्ती बिहार राज्य के जिलों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसके साथ ही उत्तर पूर्व के लिए वैकल्पिक रास्ता भी बनेगा। कुल 4553 करोड़ की लागत से बनने वाली इस परियोजना के जरिए 87 लाख मानव दिवस तो रोजगार पैदा होंगे ही, साथ ही ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी बनेगा, जिसमें उत्तर बिहार के साथ उत्तर प्रदेश को भी फायदा होगा। इसके तहत नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। कुल 6798 करोड़ रुपए की इन रेलवे की परियोजनाओं को मंजूरी देने से देश के कुल नेटवर्क में 313 किलोमीटर का इजाफा होगा। 3 राज्यों बिहार, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को इसका सीधा फायदा होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को डबल रेलवे लाइन बनाया जाएगा और दिस विल बिकम लाइक अ मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। बड़ा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनेगा अलोंग द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 4553 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। 87 लाख ह्यूमन डेज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा इसमें काम के दौरान। केंद्र सरकार ने एक अहम फैसले के तहत स्पेस सेक्टर में 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी है। इसके जरिए चुनिंदा स्टार्टअप को अगले 5 साल तक आर्थिक तौर पर मदद दी जाएगी। इससे स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास में मदद मिलेगी। मौजूदा समय में देश में स्पेस इकोनॉमी का आकार 70,000 करोड़ रुपए का है, जो वर्ष 2033 तक 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी बड़ा हो जाएगा। स्पेस सेक्टर के तेज विकास से बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा होंगी। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पहले सबसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रंजीत मेहता, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं PhD CCI। बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ थोड़ी देर में शुभमय भट्टाचार्य जी भी जुड़ेंगे, जो कि सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर रंजीत मेहता के साथ करते हैं। डॉक्टर साहब, इस बात को कैसे समझें कि जो कैबिनेट के फैसले लिए गए हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम रेल लाइन, जो रेल नेटवर्क है उसका विस्तार है, चाहे वो 256 किलोमीटर का दोहरीकरण की बात हो रही है, एक जो नई रेल लाइन अमरावती की जिसकी बात कही जा रही है, किस तरह से इंडस्ट्री को, किस तरह से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, कितना बड़ा एक ये क्वांटम जंप होगा अगर हम रेल नेटवर्क, रेल इकोनॉमी, इन सारी चीज़ों की बात करें तो? धन्यवाद। पहले तो कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हम करते हैं जी, RBI रिपोर्ट के अनुसार अगर ₹1 इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको GDP में जो है ₹3.5 के बराबर उसमें बढ़ोतरी होती है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट, स्पेशली रेल प्रोजेक्ट जो इसमें आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है, तो इससे एक जो पूरे जो क्षेत्र के जनता है, इंडस्ट्री है, फार्मर्स हैं, यूथ हैं, उन सबको एक बहुत बड़ा फायदा होगा, जिससे एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। वो इसलिए क्योंकि जब भी पहली बात तो अब देखें, रेल जो प्रोजेक्ट है वो एक बहुत ही एफिशिएंट और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जी। इसके थ्रू पहली बात तो जो लागत है, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है, और इसका जो पूरा विजन है PM गति शक्ति मिशन के अंतर्गत किया गया है जी। और आज जो है अगर आप देखें दुनिया में, भारत में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो करीब 13 से 14% है जी। तो हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है। लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने में जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो रेल सेक्टर है उसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और जब हम अपने देश में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करेंगे तो उसका जो है डायरेक्ट जो बेनिफिट सारे इंडस्ट्रीज को मिलेगा, क्योंकि हम ग्लोबली अगर हमें कॉम्पीट करना है तो हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है कम होगी। अगर हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, जो कि अगर आप विकसित देशों की बात करें तो सिंगल डिजिट में लॉजिस्टिक कॉस्ट है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विजन रहा है कि हमें देश में कनेक्टिविटी बढ़ानी है। जो अनकनेक्टेड एरियाज हैं उनको देश के मेन क्षेत्रों से जोड़ना है, जो मेट्रो सिटी से जोड़ना है। और जब ये सीमलेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हम कहेंगे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का विकास होगा देश में, उससे जो है हर आम जनता को फायदा होगा, लोकल लोगों को फायदा होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। आपने अभी जो डेटा दिए हैं इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो है लाखों मैनडेज का इसमें रोजगार पैदा किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ट्रांसपोर्ट से आप किसी को कनेक्ट करते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करते हैं, इसमें करीब 160 से ज्यादा विलेजेस भी कनेक्ट होंगे। जब वो विलेजेस डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट हो जाते हैं, रेल से कनेक्ट हो जाते हैं, तो उनका जो प्रोड्यूस है उनको जो है मार्केट में उसको बेचने में भी उसमें सहायता मिलती है, जिससे कि उन जो किसान हैं, जो लोकल ट्रेडर्स हैं, वो जो है अपनी जो उपज है, अपना जो एक प्रोड्यूस है, उसकी उनको अच्छी बेहतर कीमत जो है मार्केट में मिल सकती है और डायरेक्ट उनकी एक्सेस जो है मार्केट तक हो जाती है। जो एक ओवरऑल जो इकोसिस्टम बन रहा है, जो रेल नेटवर्क को डेवलप करने से उसका सिर्फ एक ट्रेडिंग हब ही क्रिएट नहीं हो रहा है, बल्कि किसानों को फायदा होता है, यूथ को फायदा हो रहा है, और जो लोकल छोटे व्यापारी हैं उन सबको फायदा होगा। और इससे जो है देश जो है, जो हमारा देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत होगा। और जब भी इकोनॉमी ग्रो करती है, आज जो है भारत दुनिया का सबसे तेज गति से बढ़ोतरी करने वाली इकोनॉमी है, तो उसमें जो है जो सबसे पहले जब इकोनॉमी तेज गति से ग्रो करती है तो सबसे जो पहला स्ट्रेस आता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड का होगा, वर्ल्ड क्लास होगा, तो हमारे देश में जो बाहर की कंपनियां हैं वो भी इन्वेस्ट करेंगी। और इसमें जो कहीं पे भी, क्योंकि इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केट है,
और 140 करोड़ लोगों का देश है। तो यहाँ पे जब कंपनीज आएंगी तो वो ऑलरेडी मार्केट की कमी नहीं है, लेकिन मार्केट जिस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे लोगों को आपस में, इससे आपने देखा कि बिहार के बॉर्डर में, नेपाल बॉर्डर में, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे तेलंगाना, बिहार, इन क्षेत्रों में सारा जो है रीजनल डेवलपमेंट होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसमें आप वेस्ट बंगाल को भी जोड़ रहे हैं। तो आपस में मेरे ख्याल से अगर एक व्यापारिक दृष्टि से देखें और एक देश की उन्नति के दृष्टि से देखें, ये बहुत बड़ा फैसला है। और इससे जो है सभी जो कंसर्न स्टेक होल्डर हैं पूरे देश को इससे फायदा होगा। जी जी जी, निश्चित तौर पर जो दूसरा बल्कि ये कहा जाए जो तीसरा अहम फैसला है जो स्पेस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड का बनाना। उससे जिस तरह से स्पेस, जिसको कहते हैं कि एक तरह से प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट देने की बात करें, नए एंटरप्रेन्योर्स को बूस्ट देने की बात करें, और जो सेलेक्टेड लोग हैं, जो सेलेक्टेड वेंचर्स दरअसल होंगे इसमें, जिनको मदद दी जाएगी। किस तरह से आप देखते हैं इसको, इस पूरे प्रयास को? ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला। अगर आप देखें आज जो है भारत जो है दुनिया का तीसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। जब 2016 में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया का लॉन्च किया था तो उस टाइम हमारे देश में करीब 400 के करीब रजिस्टर्ड स्टार्टअप होते थे। बट आज जब हम ये बात कर रहे हैं, 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हमारे देश में हैं और 115 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। इसका मतलब ये हुआ जो हमारे देश का युवा है, क्योंकि हमें डेमोग्राफिक जो एक डिविडेंड भी मिल रहा है, क्योंकि इसमें 65% जो जनता है, 65% जो लोग हैं वो 35 साल से कम उम्र के हैं। इसका मतलब क्या हुआ, भारत जो है एक युवा देश है। और इसमें जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने सबको इंस्पायर किया है कि जो है हर यूथ को आज के टाइम में एक जॉब सीकर नहीं बनना है बल्कि जॉब क्रिएटर बनना है। तो ये जो वेंचर कैपिटल फंड जो आज जो कैबिनेट ने मंजूरी दी है, तो इससे जो है स्पेस सेक्टर जो कि राइजिंग सेक्टर है और जो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, इसमें इंडिया ऑलरेडी बहुत काम कर चुका है। हमने चंद्रयान लॉन्च किया, कई सैटेलाइट लॉन्च किए। तो ये सबसे पहले तो हमारे यूथ को एक स्टार्टअप इकोसिस्टम, हमारे यूथ को स्टार्टअप के नए क्षेत्र, जो नया स्पेस का सेक्टर है उसमें स्टार्टअप करने का मौका मिलेगा। और दूसरा, एकेडमी और इंडस्ट्री के बीच एक अच्छा कोलैबोरेशन करने की स्थिति है। और जब गवर्नमेंट ने ये वेंचर कैपिटल फंड जो है इसमें आज मंजूरी दी है, इससे क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएंगे। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इसके बारे में बहुत सीरियस है, बहुत इसमें काफी गवर्नमेंट का फोकस है। जब भी गवर्नमेंट का फोकस किसी सेक्टर में होता है तो जो इंडस्ट्री है, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो भी उस सेक्टर में काम करना चाहते हैं। अल्टीमेटली क्या है, आने वाले वक्त में जिस हिसाब से हम लोग सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग है, कई ऐसी सर्विसेज है, डिफेंस सेक्टर में है, कम्युनिकेशन सेक्टर में है, और ये रिमोट सेंसिंग है, कृषि के क्षेत्र में है, इन सब का जो है यूज होने वाला है। तो भारत आज ये जो फंड लॉन्च है और इस दिशा में बढ़ रहा है कि जिससे हम एक स्पेस हब, स्पेस सैटेलाइट लॉन्च हब जो है दुनिया में बन सकते हैं, जो ऑलरेडी इस दिशा में प्रयास हो रहा है। इसरो इसमें काफी काम कर रहा है। इसमें ये अपॉर्चुनिटी है कि किस तरीके से जो नए युवा हैं उनको इंस्पायर करें कि स्पेस सेक्टर जो कि एक अपकमिंग सेक्टर है, राइजिंग सनराइज सेक्टर है, उस दिशा में काम करें और देश की उन्नति में वो योगदान दें। मैं समझता हूं कि ये फंड है, इससे ओवरऑल एक पार्टनरशिप क्रिएट करने में, क्योंकि जब ऑलरेडी क्या होता है किसी सेक्टर में जब गवर्नमेंट उसको आपको पैसे दे रही है तो कई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, कई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी जुड़ते हैं। जब नए इसमें स्टार्टअप इसमें आएंगे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, उससे जो है कई जो है देश के कई लोगों को इससे फायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और युवा इससे जुड़ेंगे। तो आने वाले टाइम में हमारा जो एक सपना है कि विकसित भारत बनने का बाय 2047, तो मैं समझता हूं इस दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास है। और इससे ये भी हम इसमें कर सकते हैं, जैसे आज भारत सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहा है। 2070 तक हम लोग नेट जीरो भारत में कमिट किया हुआ है और बाय 2030
45% जो है हमें अपने कार्बन एमिशंस को कम करना है। जी। तो ये जो स्पेस सेक्टर है, जो इसमें काम होगा, इसमें कई ऐसी टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट किया जा सकता है जिससे कि इन्वायरमेंट में जो नुकसान न हो, ये भी आप उसमें कई हमारे युवा हैं उसमें काम कर सकते हैं। वो एक इकोसिस्टम जो ऑलरेडी बहुत ही एक मजबूत इकोसिस्टम देश में बना है, स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये उसके लिए एक बूस्ट है। और इसके बाद इसमें कई लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन है हमारे देश के युवाओं के लिए। जी, दो बातें समझना चाहेंगे जब हम इस 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को, एक तो ये समझना चाहेंगे कि जब चुनिंदा स्टार्टअप्स को आर्थिक तौर पर जो मदद देने की बात की गई, क्या सिस्टम होगा, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, और दूसरा जब हम वैश्विक लेवल पर कॉम्पीट करने की बात करते हैं उसके लिहाज से जब ये कहा जा रहा है कि इस सेक्टर को बूस्ट मिलने वाला है, किस तरह से उस लिहाज से हम एक स्टेप और फर्दर आगे आ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम बेहतर साबित होंगे इसके जरिए? देखिए, जब किसी सेक्टर में ऑलरेडी कहते हैं स्किन इन द गेम, तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी कमिटेड है उस सेक्टर के लिए। जब गवर्नमेंट किसी सेक्टर के लिए कमिटेड होती है तो उसमें जो प्राइवेट सेक्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऑलरेडी इस फंड के माध्यम से, जो कि हर साल उसमें एक सिस्टम दिया है कि कैसे 2025-26 में भी 50 करोड़ देंगे, फिर उसके बाद 100 करोड़ देंगे, 250 करोड़ देंगे। हर साल जो है गवर्नमेंट उसमें एक निश्चित राशि जो है वेंचर कैपिटल की तरफ, फंड की तरफ ग्रांट उसमें करेगी। उसे पूरा एक प्लान दिया हुआ है। तो उसके बाद क्या होगा, जब आप ये रिसर्चर्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, स्टार्टअप हैं, इस क्षेत्र में जो भी काम करेंगे तो कई सारी पार्टनरशिप्स क्रिएट होंगी। जब पार्टनरशिप्स क्रिएट होंगी तो उसमें जो है कई प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो भी आएंगे और फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं वो भी आएंगे। क्योंकि इंडिया जो है जिस हिसाब से आज हमारे देश में जो ग्रोथ हो रही है, आज भी हम लोग जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड जी। और जो एक इकोसिस्टम है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो विजन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को दिया है, और जिस तरीके से पूरा देश, पूरा विश्व जो है इंडिया की तरफ देख रहा है हर स्टेप में, मैं समझता हूँ स्पेस एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमने एक सिग्निफिकेंट मूव ऑलरेडी हमने स्टेप एक ले लिया है। और जो ये फंड का आज मंजूरी मिली है उससे जो है ऑलरेडी जो एक मजबूत इकोसिस्टम स्पेस के क्षेत्र में बना है, उसको और ज्यादा फर्दर मजबूती मिलेगी। वो ऐसे कि जिसमें पार्टनरशिप्स क्रिएट होंगी, रिसर्च और इंडस्ट्री, एकेडमी और इंडस्ट्री के बीच जो एक कोलैबोरेशन होगा, उस कोलैबोरेशन से एक वैल्यू क्रिएट होगी। जब किसी भी क्षेत्र में वैल्यू क्रिएशन होता है और अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अपने आप जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्षेत्र में आता है, नए नए रोजगार इसमें पैदा होंगे, क्योंकि कई लोग जब इससे जुड़ेंगे, जहां पे भी काम होता है, नए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। और जिस तरीके से हमारे देश में हर साल यंग वर्कफोर्स आ रही है सेक्टर में, तो एक नया सेक्टर है काम करने के लिए, एक नई इंस्पिरेशन लोगों को मिलेगी। और भारत जो है इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम ऑलरेडी ले चुका है। जी, रेलवे नेटवर्क की बात करें डॉक्टर मेहता, तो ये जब हम किसी रोड नेटवर्क की बात करते हैं तो ये एक बात निकल कर आती है कि इंडस्ट्री, उसके किनारे एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप होता है या उसकी बात बार बार कही जाती है। इस रेल नेटवर्क में जैसे जो अमरावती से कुल 57 किलोमीटर का एक नया रेल नेटवर्क बनाया जाएगा, ये इसके साथ ही साथ जब हम बिहार में जिस 256 किलोमीटर के दोहरीकरण की बात कर रहे हैं वो अलोंग द नेपाल बॉर्डर है, तो किस तरह से इंडस्ट्री को बूस्ट मिलने वाला है, किस तरह से एक नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के लिए भी एक रास्ता खुलता है, कैसे देखेंगे इसको? देखिए, जो एरियाज आपने कहे कि जैसे आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, बिहार में, वो हाईली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। वहां पे हमारी ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत है, जो कि नेपाल बॉर्डर, नेपाल भी जुड़ा हुआ है। तो इससे जो है जब भी यातायात के साधन, ट्रांसपोर्ट के साधन ऐसे रिमोट एरियाज में जब जाते हैं, दैट मीन्स वो जो वहां पे लोग हैं, जो इंडस्ट्री है, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, माइक्रो कई छोटे मोटे कारोबारी हैं, वो सब जो है मेन लाइन से जुड़ जाते हैं। जब वो मेन लाइन से जुड़ जाते हैं तो उनकी जो मार्केट एक्सेस बढ़ जाती है। अगर पहले उनको, ये फार्मर है, अगर उनके फार्मर के गांव तक अगर कोई रोड नहीं जा रही है, अगर कोई रेल नेटवर्क नया जा रहा है, तो क्या होगा अल्टीमेटली?
वो जो फार्मर है जो कि उसकी जो एक्सेस सिर्फ लोकल मार्केट तक आज की तारीख में सीमित थी, अब उसके लिए जो है बड़ा एक क्षेत्र मिल गया। जब मार्केट बड़ा हो जाता है तो उनको अपने जो उत्पाद है, अपना जो प्रोड्यूस है, उसको एक लार्जर मार्केट में बेच सकते हैं और उससे एक व्यापार बढ़ेगा। और जो लोग हैं, अगर वहां पे एक व्यापार की जब उसमें आशा बढ़ेगी, एक पोटेंशियल बढ़ेगा, तो लोग भी वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि कहीं किसी भी जगह आज हम कह रहे हैं कि पूरे दुनिया को यहाँ पे आके इन्वेस्ट करिए, तो इन्वेस्ट तभी आदमी करेगा जब उसे नंबर 1 आज अगर आप देखें तो बड़े जो शहर हैं, चाहे दिल्ली ले लीजिए, बेंगलोर ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, वहां पे जमीन है नहीं। तो अल्टीमेटली जो विकास है, विकास कहाँ जाना चाहिए? विकास जाना चाहिए रिमोटेस्ट एरियाज में, विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जब इन जगहों पे विकास अगर जाएगा, वो कैसे जाएगा? ये जो है, जो ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है, उसके थ्रू वहां पे विकास जाएगा, इसके थ्रू इन्वेस्टर्स वहां पे जाएंगे। जब आप जो जमीन में भी आप ये समझ लीजिए, उन जगहों पे आप बिहार में देख लीजिए, तो अगर वहां पे जमीन अगर सस्ते में मिल रही है, इंडस्ट्री कोई चालू होगी, तो नंबर 1 जो वहां का युवा है, जो शहरों की तरफ भागता है, वो नहीं भागेगा। दैट मीन्स कि जो माइग्रेशन हो रहा है फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, वो कम हो जाएगा और उनको रोजगार अपने एरिया में मिलेगा। जो वहां का, जो आज लोग कई गांवों को छोड़ के शहरों की तरफ जा रहे हैं, वो गांव एकदम खाली हो जा रहे हैं, तो वो स्थिति खत्म होगी। और जो लोकल जो प्रोड्यूस है, स्पेशली जो फार्मर है, उन एरियाज में जो फार्मर हैं, अगर उन कई ऐसी जगहों की खास उनकी उत्पाद होती है जो कि वो लोगों को पता नहीं है, लेकिन जब इस तरीके से कम्युनिकेशन, जब इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, लोग वहां पे जाएंगे, वो लोग ऑलरेडी जो है मेन स्ट्रीम से, यानी बिजनेस सेंटर से जुड़ेंगे, तो उनको भी एक व्यापार करने के लिए एक बड़ा दायरा मिलेगा। सबको इससे फायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और जैसे मैंने आपको कहा कि शहरों में जो एक माइग्रेशन बढ़ रहा है, वो भी कम होगा। ठीक है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने में भी मददगार साबित होगा। कैसे, ये भी आप हमको थोड़ा बताएं। एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा इस तरह की रेल परियोजनाओं से? देखिए, लॉजिस्टिक कॉस्ट ऐसे कम होगी। पहली बात तो हमारे देश में रोड नेटवर्क जो है हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, और रोड जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत अच्छा है, जगह जगह तक जा सकता है, लेकिन उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट हमेशा ज्यादा होती है जी। और जो रेल नेटवर्क है, उससे नंबर 1 इन्वायरमेंट फ्रेंडली है उसमें, क्योंकि आज हमारा देश में आप देखिए कि हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं ऑयल को, क्रूड ऑयल, सब करीब $100 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अगर हम रेल साधनों का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी हमारा ऑयल भी नहीं लगेगा, जिससे कि आप इलेक्ट्रिक रेल चलती हैं उसका आप कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएंगे, कार्बन एमिशंस कम होंगे। जिस तरीके से दुनिया पूरा एक जारी है सस्टेनेबिलिटी की तरफ, ये जो कदम है, इन सब से सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी। और जो दूसरा आपने कहा कि फार्मर्स को कैसे फायदा होगा? फार्मर्स को ऐसे फायदा होगा कि जब जो उनका प्रोड्यूस है, आज उनको एक लिमिटेड एरिया है उनके पास मार्केट एक्सेस के लिए, लेकिन जैसे ही वो एक रेल वहां पे जाएगी, तो उनका जो प्रोड्यूस है, जो वहां पे ना बेच करके दूर तक भी बेच सकते हैं। और जो बायर्स हैं, वो उन जगहों पे जाकर के डायरेक्ट उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। जब डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, बीच में कोई मिडलमैन नहीं होगा, डायरेक्ट बायर उन गांवों पे जा रहे हैं, जगहों पे जा रहे हैं, उससे क्या होगा कि उनकी भी इनकम बढ़ेगी। ओवरऑल जो है, इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कैसे कम होगी? मैंने आपको बताया, रेल जो ट्रांसपोर्ट है वो डेफिनेटली ज्यादा एफिशिएंट है, और उसमें जो है कॉस्ट है पर किलोमीटर वो भी कम आती है। तो इससे जब ये कम आएगी, तो डेफिनेटली ये हमारा एक मेन जो गति शक्ति जो मिशन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो लॉन्च किया हुआ है, उसका मेन मकसद यही है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो कि 13-14% से हमें 8-9% तक लानी है। तो उसके लिए हमें एक इंटीग्रेटेड जो है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, रेल कनेक्टिविटी पोर्ट्स तक और हिंटरलैंड और ये सारी जगहों को जोड़ के, जिसमें कि वाटरवेज भी हैं, वाटरवेज भी इसमें आएंगे। तो ये सब मिला के जो है लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी कम होगी।
और ये जो ओवरऑल एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा, जब मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक क्रिएट होगा तो डेफिनेटली इससे जो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी। जी, एक सवाल का जवाब चलते चलते मैं बहुत चाहूँगा संक्षेप में। 2047 तक हमने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये संकल्प देशवासियों ने लिया। इस तरह के जो फैसले हैं, कैसे आप इसको देखते हैं कि वो हमको एक स्टेप फर्दर उस तरफ लेकर जा रहे हैं, अगर हमें तीनों फैसलों को इन टोटो समझना चाहें आपसे? देखिए, जो विकसित भारत बाय 2047 की बात करी है, सबसे पहले इसमें हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, और कोई भी जो है ऐसा हिस्सा देश का नहीं रहना चाहिए कि जो कि मेन लाइन से कनेक्टेड ना हो। जो अनकनेक्टेड एरिया है हमें उनको कनेक्ट करना है। सीमलेस कनेक्टिविटी पूरे देश में होनी चाहिए, उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और दूसरी बात है, जो वेंचर कैपिटल फंड जो क्रिएट किया है उसको मंजूरी दी है, उससे जो है एक स्पेस के क्षेत्र में, क्योंकि जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, डिफेंस में आज स्पेस क्षेत्र का बहुत बड़ा रोल है, एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा रोल है, और मौसम की जानकारी में उसका एक बहुत बड़ा रोल है। सैटेलाइट जो लॉन्च हो रहे हैं जगह जगह, कैसे हम अपने देश को एक सैटेलाइट लॉन्च हब बना सकते हैं, और उसमें कई सारी जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं उनको जोड़ सकते हैं। देश के युवाओं के लिए एक नया एक सेक्टर खुल गया है जिसमें वो आकर के इस क्षेत्र में रिसर्च कर सकते हैं। इंडस्ट्री एकेडमिया के बीच अच्छा कोलैबोरेशन हो सकता है। तो ये जो सारे कदम हैं कंपोजिट, अगर इस कदम को लें, ये विकसित भारत बाय 2047 इस दिशा में, और नए जो न्यू इंडिया की प्रधानमंत्री जी ने बात करी है, उस दिशा में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट कदम साबित होगा आने वाले टाइम में। जी, निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। डॉक्टर रंजीत मेहता, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो कैबिनेट के आज जो बेहद अहम फैसले लिए गए, वो विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में हमें एक स्टेप फर्दर लेकर जाएंगे। हम उस तरफ और तेज़ गति से बढ़ सकेंगे, इस बात को सभी को उम्मीद है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।